हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं पीजीटी कॉमर्स एचटेट जो कि हम ऑलरेडी पेपर सॉल्व कर चुके थे जिसमें से हमारे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। सो दिस इज द लास्ट पार्ट एचटेट पीजीटी कॉमर्स टू 2023 एग्जाम पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 121 है। लीडर हु गाइड और मोटिवेट देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेब्लिश गोल बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। तो हमें वो बताना है वो लीडर जो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट भी करे और किस तरीके से मोटिवेट करे कि हमें वो उसे जो गोल डायरेक्ट करना है, उस वो अपने सारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन्हें डायरेक्ट दे कि हम अपने जो मेन गोल है, उसको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, सबको क्लैरिफाई करेगा कि किसकी क्या रोल्स और टास्क रिक्वायरमेंट है। तो इसमें बेसिकली क्या बता रखा है, उस टाइप का लीडर जो डायरेक्शन दे, यानी हमें क्या कर रहा है वो ऑर्डर दे रहा है और हमें ये बता रहा है कि आपका रोल क्या है या आपका टास्क क्या है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर तो नहीं होगा क्योंकि वो तो कुछ चेंज करने के ऊपर ज़ोर देता है। तो इसका जो आंसर है सिचुएशनल लीडर भी नहीं होगा क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। इसे तो क्या चाहिए, अपने गोल्स को डायरेक्ट करने वाले लोग चाहिए। इसके अलावा ऑथेंटिक लीडर भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है ट्रांज़ैक्शनल लीडर। ट्रांज़ैक्शनल लीडर एक वो लीडर होता है जो अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, जिसमें बता रखा है द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज नोन एज। वो मेंटल एबिलिटी जिसमें हम जो बहुत ही डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है उसको डायग्नोस कर सकते हैं, वो कौन सी मेंटल किस किस स्किल के अंडर काउंट होती है। तो क्या वो ह्यूमन स्किल के अंडर होगी? ह्यूमन में तो ओवरऑल सारी स्किल्स ही आ गई। सो नहीं, ह्यूमन में नहीं होगी। टेक्निकल स्किल में हमारी जो होती है कंप्यूटर से या फिर कुछ नई चीज से रिलेटेड स्किल होती है तो वो भी नहीं होगी। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स स्किल तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स इन्होंने बोला हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स नाम की इस टाइप का कोई स्किल नहीं है, तो हमारा आ गया कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल इज़ द आंसर, जिसमें हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो भी अगर हमें कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है, तो हम अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू ये देखते हैं हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, जिसमें है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या-क्या इंक्लूड होता है। तो आपको पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में सारी इंटेंजिबल एसेट्स आती है, जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन वो हमारी एसेट्स होती हैं। तो जैसे कि हमारा पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया और कॉपीराइट। तो सारे ही ऑप्शन हमारे टोटल करेक्ट हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में तीनों ही चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए होगा हमारा आंसर नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, who can check the price fluctuation in the market by holding back the goods when price fall and releasing the goods when price rise? तो वो कौन सा इंसान होता है या कौन से हमारे मार्केट की सिचुएशन होती है जिसमें जो मार्केट में प्राइस जो फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे कि अगर प्राइस जो है कम हो रहे हो तो वो क्या करेंगे, उस गुड्स को होल्ड कर लेंगे। माना हम किसकी बात करें, शुगर की बात करें। शुगर का प्राइस अगर कम हो गया तो वो लोग क्या करेंगे, शुगर को स्टॉक करके रख लेंगे। और जैसे ही शुगर का प्राइस मार्केट में राइज़ होगा, वो क्या करेंगे, जो स्टॉक की हुई हमारी सस्ती शुगर है उनकी, उसे रिलीज़ कर देंगे। तो वो क्या होगा, उन्होंने जो माल परचेज़ किया वो तो सस्ते में खरीदा है, लेकिन अब वो बेचेंगे तब वो उसके प्राइस राइज़ हो चुके हैं तो वो महँगे में बेचेंगे। तो जो प्रॉफ़िट है वो अर्न करते हैं। तो वो कौन से एजेंट होते हैं हमारे? तो इसमें होलसेलर आएँगे, एजेंट आएँगे या रिटेलर आएँगे या मर्चेंट एजेंट आएँगे। सो इसका आंसर है हमारे होलसेलर। तो हाँ, तो होलसेलर का काम होता है जब भी हमारे गुड्स को एक साथ परचेज़ करना। तो ये लोग क्या करते हैं, गुड्स को एक साथ बड़ी क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं, तो जो जब गुड्स का प्राइस सस्ता होता है और ये लोग जब सेल कब करते हैं, रिलीज़ कब करते हैं उन गुड्स को, जब प्राइस जो होता है हमारा गुड्स का ज़्यादा हो जाता है। सो इसका आंसर है होलसेलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, इन व्हिच ईयर टेलर रोट द बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? हमें ये बताना है कौन से ईयर में जो हमारे टेलर थे, एफडब्ल्यू टेलर, आपको पता होगा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जाने जाते हैं। तो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक कब लिखी थी? तो वो लिखी थी हमारी 1911 में। Now question number 126. Question number 126 है the idea that subordinate should have only one supervisor to whom he or she is directly responsible. So ये हमारा किस में से आता है? ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से आता है
प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। सो हमें ये बताना है वो कौन-सा प्रिंसिपल है जिसके अंडर ये बताया गया है कि हर एक जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र ही होना चाहिए और उसी सुपरवाइज़र के प्रति सारे जो सबऑर्डिनेट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक सबऑर्डिनेट बहुत सारे लोगों से एकदम एडवाइस ले, तो जो सबऑर्डिनेट होते हैं ना वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम किसकी बात मानें, किसकी बात ना मानें। तो ये कौन से प्रिंसिपल के अंडर आता है? तो ये आता है यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर कि हर एक सबऑर्डिनेट के अंडर एक ही पर्सन होना चाहिए जो उन्हें कमांड दे। नाउ क्वेश्चन नंबर 127 जिनके अंडर है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का क्या लिमिटेशन नहीं है? अगर लिमिटेशन नहीं है तो क्या होगा? ये वो एडवांटेज होगा। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो लिमिटेशन है क्योंकि एडवांटेज है ही नहीं है। सिस्टम फेलियर भी लिमिटेशन है। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो ये तो लिमिटेशन हुआ। लेकिन फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग कि हम किसी भी टाइम पे रिपोर्ट कर सकते हैं तो ये हमारा लिमिटेशन नहीं इनफैक्ट एडवांटेज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 128 जिसमें बताया गया है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इंटरेस्ट इट पेड ऑन। अगर जो डिबेंचर हैं वो हमारे कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू किए गए हैं तो जो इंटरेस्ट है वो किस पर पे होगा? नॉमिनल वैल्यू पे डिबेंचर की, फेस वैल्यू पे डिबेंचर की या डिस्काउंटेड वैल्यू पे डिबेंचर की या फिर इंटरेस्ट पे ही नहीं होगा? तो कोलेटरल सिक्योरिटी के केस में हम ये बताते हैं उन्होंने ऑलरेडी सिक्योरिटी हमारे पास रख रखी है ना गिरवी, तो हम इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे? तो वो होगा नो इंटरेस्ट इज पेड, इंटरेस्ट पे नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 129 जिसमें बताया है इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ। जब हमारा कोई भी एग्रीमेंट का एब्सेंस होता है तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारा कितना परसेंट लगेगा? इसमें ना थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इस क्वेश्चन में क्योंकि इसमें दोनों टर्म दे रखी है 6% सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है 12% सिंपल इंटरेस्ट भी 0.5 50% भी या 0.5% भी पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट और नन ऑफ दीज भी। तो जो 6% जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एनुअली होता है तो इसमें यहाँ ये नहीं लिखा है कि इन्होंने एनुअली बोला है या मंथली बोला है। तो इसीलिए हम जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसको ज्यादा स्पेसिफाई मानेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है 0.50 पर मंथ। तो इसीलिए हमारा ये आंसर करेक्ट होता है तो 0.5 पर मंथ क्योंकि जो 6% एनुअली है वो 0.5 पर मंथ ही अ, अप्लाई होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ऑफ द पार्टनर इज। अगर पार्टनर का जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है तो वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट, असेट्स अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है पार्टनर का तो वो हमारा कहलाएगा एसेट्स अकाउंट क्योंकि वो हमारी कंपनी की या फिर जो हमारा पार्टनरशिप है उसकी पूरी एसेट्स में काउंट होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी उनसे बाद में इन्हें ऑलरेडी पैसा मिलेगा जो लोग फर्म के लिए काम में ला सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 131 फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स। पासबुक के लिए फेवरेबल बैलेंस कौन सा काउंट होगा? तो अभी इसमें पासबुक की बात हो रही है तो कैश बुक यानी फर्स्ट और ऑप्शन नंबर थर्ड तो हम हटा ही देंगे क्योंकि कैश पासबुक की बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड और फोर्थ में से देखते हैं। पासबुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल नहीं होता। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 132 132 क्या बताता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लाइबिलिटी टेक ओवर बाय द पार्टनर इज टू बी डेबिटेड टू। जब जब डिसोल्यूशन का टाइम होता है तो जो पार्टनर की जो लाइबिलिटी है जो पार्टनर टेक ओवर करता है लाइबिलिटी तो वो कहाँ डेबिट की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 132 है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में या कैश और बैंक अकाउंट में। इसका आंसर है आंसर नंबर 3 इन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होंगी वो डेबिट होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 133 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133 है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? फर्स्ट है एज पर टेबल एफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कॉल इन एरियर का वो 12% है। क्या ये सही है? तो कॉल इन एरियर जो हमें पता है वो ऑलरेडी ये पता है कि कॉल इन एरियर हमेशा कम होता है कॉल इन एडवांस से और कॉल इन एडवांस इसमें इसमें 10% दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसमें उल्टा दिया हुआ है तो यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। लॉस ऑन री इशू शुड एक्सीड द फोरफिटेड अमाउंट। क्या फोरफिटेड अकाउंट अमाउंट से जो री इशू की लॉस होता है वो ज्यादा हो सकता है? नहीं, हम री इशू में उतना ही लॉस बियर कर सकते हैं जितना हमारा फोरफिटेड अमाउंट में दिया हुआ है।
नाउ क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर 4 है जो स्वेट इक्विटी शेयर हैं वो शेयर हैं वो हम एम्प्लॉइज या डायरेक्टर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं। तो हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर हैं वो हम अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 134 द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट मे बी यूटिलाइज्ड बाय कंपनी फॉर जो कंपनी है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट किस जगह यूटिलाइज करती हैं। सो राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने के बाद राइटिंग ऑफ में यूज करती हैं या जो हमारा रिवेन्यू नेचर है उसके राइटिंग लॉस को राइटिंग ऑफ करने में करती हैं या हमारे जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसको राइट ऑफ करने में करती हैं या फिर चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। सो इसका आंसर है आंसर नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड कि जो हमारे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उनको राइट ऑफ करने में सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का यूज किया जा सकता है जिसका सेक्शन है सेक्शन 52। नाउ क्वेश्चन नंबर 135 appropriate sequence for the formation of the company। कंपनी को फॉर्म करने में सबसे सही सीक्वेंस कौन सा है? तो कंपनी के फॉर्म करने में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले प्रमोशन किया जाता है। तो इसमें कैपिटल और इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट दे रखा है तो यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है? कमेंसमेंट आता है। नहीं, कमेंसमेंट तो लास्ट प्रोसेस होता है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले प्रमोशन किया जाएगा, फिर इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए प्रोवाइड की जाएंगी, फिर बिजनेस का कमेंसमेंट किया जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 136 अ सेलेक्टिव डिवाइस यूज्ड टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट। वो सेलेक्टिव डिवाइस जिसमें हम कैंडिडेट के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो वो कौन सा डिवाइस होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू। सो हमें बताना है इन डेप्थ मतलब ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। तो स्ट्रेस इन्फॉर्मेशन तो खाली स्ट्रेस से रिलेटेड होगी, बिहेवियर में भी नहीं होगी, पर्सनल में भी नहीं होगी। तो इसीलिए आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू जिसमें सारी चीजें हमारी होलिस्टिक तौर पे सभी चीजें पूछी जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 137 है द सोशलाइजेशन स्टेज वेयर इंडिविजुअल कन्फ्रंट द पॉसिबल डायकोटोमी बिटवीन देयर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। हमें वो स्टेज बतानी है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी इसके बीच में डिफरेंस को बता पाए या उसे कैटर कर पाए। सो इसका ऑप्शन है मेटामॉर्फोसिस स्टेज होती है, एनकाउंटर स्टेज होती है, प्री अराइवल स्टेज या ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन तो देखो सबसे स्टार्टिंग की जो मतलब होती है स्टेज जिसमें एम्प्लॉय को एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है। प्री अराइवल अराइवल से पहले की है जब वो ज्वाइन नहीं करता। एनकाउंटर स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें जो एम्प्लॉय है वो ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है और रियल में जाके उसे क्या फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एनकाउंटर स्टेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 138 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? सो इसके ऑप्शन है डिसिप्लिन, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा डिस्प्यूट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारे ही प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के हैं। सो इसीलिए इसका आंसर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है इसका आंसर जो बोर्ड की तरफ से दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 139 139 है सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब टू सर्व द कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विस। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कस्टमर को ये बताता है कि किस तरीके से ऑर्डर करना है डिलीवरी के थ्रू एंड जो सेल के बाद जो है वो किस तरीके से ऑर्डर और डिलीवरी करनी है। सो ईसीआरएम हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ईआरपी होता है, ई कॉमर्स होता है या ईडीआई होता है। सो इसका आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। सो ईसीआरएम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा वो सॉफ्टवेयर है जो कस्टमर को बताता है कि कस्टमर फ्रॉम सर्व द कस्टमर कस्टमर को सर्व करने में हेल्प करता है ऑर्डर थ्रू डिलीवरी एंड आफ्टर सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 140 का क्वेश्चन है जो एमएसएमई होता है यानी स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता है इनके अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या ये लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयर होता है हमारी पूरी इंडिया का? हाँ, ये सही है। क्या ये मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है? हाँ, क्योंकि एमएसएमई जो है छोटे बिज़नेस होते हैं जिसमें हमारे जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या ये 45% है इंडस्ट्रियल यूनिट का?
सो इसका जो डेटा है 45% वो एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2 कि ए और बी जो है वो बोथ करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 141 कि जो ओजाइव कर्व है, ओजाइव कर्व आपने देखा होगा, वो किस ग्राफिकली किसको लोकेट करने के लिए हेल्पफुल होता है, मीन को, मोड को या मीडियन को। सो इसका आंसर है आंसर नंबर थर्ड, मीडियन को लोकेट करने के लिए हमारा ओजाइव कर्व हेल्पफुल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 142 142 है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट। तो वो कौन सी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं जिसमें कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एक मैनेजर को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डायरेक्ट करने चाहिए। सो मैनेजमेंट में होता है, सेंट्रलाइजेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन में या स्पैन ऑफ कंट्रोल में। सो इसका आंसर है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसमें एक डायग्राम दिया होता है जिसमें बताया जाता है कि एक हमारे जो मैनेजर हैं उसके अंडर कितने सबऑर्डिनेट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क करने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है एक अमाउंट दी हुई है 2,88,000 और ये बता रखा है कि ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जिसमें शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है और डिस्काउंट 4% दे रखा है। तो इसमें बेसिक शेयर का प्राइस क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर कितने होंगे, सॉरी शेयर नहीं डिबेंचर। तो इसीलिए इसका आंसर दे रखा है 3000 जिसका डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको ना आए यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स जो कि मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 144 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश, कौन सी ट्रांजेक्शन में हमारा कैश का फ्लो हो रहा है, अगर हम बैंक में डिपॉजिट करें या फिर हम फर्नीचर को सेल करें 900 के लॉस पर, या फिर हम डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करें या बैंक से विड्रॉ करें। फ्लो ऑफ कैश का मतलब कि हमारे से कैश निकल के किसी दूसरी जगह जा रहा है। तो डिपॉजिट में क्या हो रहा है, हमारे से ही कैश निकल के और हमारे ही बैंक में जा रहा है, तो कहीं और नहीं जा रहा ना, हमारे पास ही आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, फोर्थ में भी विड्रॉ नहीं होगा क्योंकि हमने अपने अकाउंट से खुद से निकाल लिए, और कन्वर्ट में भी फ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज अ मोस्ट सुइटेबल आंसर जिसमें हम सेल कर रहे हैं फर्नीचर को जिससे हमारे पास कैश आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 145 नेचर ऑफ गुडविल हुज वैल्यू इज हाईएस्ट, कौन सी नेचर ऑफ गुडविल होती है जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, रैट नेचर, कैट नेचर, डॉग नेचर और एलिफेंट नेचर। अगर आपको गुडविल के ये सारे टाइप्स नहीं पता तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने सारे गुडविल के टाइप को इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हमारा जो कौन सा हाईएस्ट नेचर ऑफ गुडविल होता है वो होता है हमारा कैट गुडविल। नाउ क्वेश्चन नंबर 146 है इन द डबल अकाउंटिंग, इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं असर्शन और रीजन, हमें ये बताना है असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं या दोनों गलत हैं या फिर इन सब में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें बता रखा है कि डबल अकाउंट सिस्टम जो होता है वो फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी फेल टू डिस्क्लोज द ट्रूथ कंडीशन ऑफ द असेस्ट की, जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है हम उसमें कंट्री की कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर पाता, और उसका रीजन दे रखा है क्योंकि जो असेस्ट होती है कंपनी की वो हमारी कॉस्ट प्राइस पर शो होती है, और बल्कि ये लास्ट तक कंप्लीटली खत्म हो चुके होते हैं तब भी हम उसे कॉस्ट प्राइस पर शो करते रहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट कि दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 147 है व्हेन वन पार्टी ग्रांट द राइट टू यूज द असेट्स ऑफ टू अदर पार्टी इन द रिटर्न ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, वो कौन सा मेथड है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक असेस्ट यूज करने का राइट दे सकती है, लेकिन हम वो असेस्ट पीरियोडिक यानी थोड़ी थोड़ी पेमेंट के बाद यूज कर सकते हैं। तो क्या लीज फाइनेंसिंग होगा, फैक्टरिंग होगा, पब्लिक डिपॉजिट या डेट्स। सो इसका आंसर है लीज फाइनेंसिंग। लीज मतलब किराए पे हमने वो असेट दे दी, हम तो पीरियोडिक तौर पे उस किराया देते जा रहे हैं और उसकी असेट्स को यूज करते जा रहे हैं। नाउ 148 जिसमें से लास्ट हमारे 2 और 3 क्वेश्चंस बाकी हैं। ऑन रिटायरमेंट ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो गई है तो जो असेस्ट और लायबिलिटी होंगी वो कौन से अकाउंट में शो की जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, मेमोरेंडम अकाउंट में, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में या रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर है आंसर नंबर थर्ड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। टोटल ऑफ सेल बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ, जो हमारे सेल बुक का टोटल होता है वो किसके क्रेडिट में शो होगा, डेटर्स अकाउंट के,
सेल और रिटर्न अकाउंट के, परचेज रिटर्न अकाउंट के, या नन ऑफ दीज। सो जो हमारा सेल बुक का टोटल होता है वो हमारा पोस्ट होगा, इनमें से किसी भी अकाउंट में नहीं पोस्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व अ डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो। वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें डेट इक्विटी रेशियो तो कम हो रहा है और करंट रेशियो ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। सो अगर हम डिवेंचर जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट में इशू कर दें, या फिर हम इक्विटी शेयर कैश में इशू करें, या फिर डिवेंचर कैश में इशू करें, या प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, उनका रिडेम्पशन जो है वो कैश में करें। सो इसका आंसर है आंसर नंबर 2, कि हम अगर इक्विटी शेयर को कैश में इशू करेंगे तो हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी कम होगा और जो करंट रेशियो है वो ज्यादा होगा।